किसी ज़माने में एक निहायत खूबसूरत और खुशहाल सल्तनत आबाद थी जिसे गुलाब नगर कहा जाता था। ये सल्तनत अपने खुशबूदार गुलाबों की वजह से दूर दूर तक मशहूर थी। गुलाब नगर का बादशाह शेरदिल एक निहायत रहमदिल और अपनी रियाया से मोहब्बत करने वाला हुक्मरान था। उसकी एक ही बेटी थी जिसका नाम महविश था। महविश बेहद हुसीन और गुलाब की पंखड़ियों की तरह नाजुक थी। इसके हुस्न और नज़ाकत की वजह से सब उसे प्यार से शहजादी रोज़मेरी कहा करते थे। रोज़मेरी बादशाह की इकलौती औलाद थी, इसीलिए वो उसकी बेहद लाडली थी। बादशाह ने बचपन से ही उसकी हर ख्वाहिश पूरी की थी, जिसकी वजह से शहजादी कुछ ज़िद्दी भी हो गई थी। वो जिस चीज़ की ख्वाहिश करती उसे हासिल किए बगैर चैन से नहीं बैठती थी। लेकिन दुनिया की तमाम खूबसूरत चीज़ों में रोज़मेरी को सबसे ज़्यादा शौक़ खुशबुओं का था। इसके महल में दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से लाए गए नायाब इत्र, कीमती परफ्यूम, बेहतरीन ऊद और तरह तरह की खुशबुओं का एक बेमिसाल ज़ख़ीरा मौजूद था। शायद ही कोई ऐसी मशहूर खुशबू हो जो शहजादी के पास न हो। वो घंटों अपनी खुशबुओं के दरमियान गुजारती, कभी कोई नया इत्र आजमाती तो कभी मुख्तलिफ खुशबुओं को महसूस करती। मगर एक दिन अपने इसी वसी ज़ख़ीरे को देखते हुए रोज़मेरी अचानक उकता गई। उसे महसूस हुआ कि अब उनमें कोई ऐसी खुशबू बाकी नहीं रही जो उसे हैरान कर सके। तब उसके दिल में एक नई ख्वाहिश ने जन्म लिया, एक ऐसी खुशबू हासिल करने की ख्वाहिश जिसे उसने पहले कभी महसूस न किया हो और जो उसके बेशकीमत ज़ख़ीरे में भी मौजूद न हो। क्या बात है बेटी, तुम क्यों उदास हो? बाबा, मेरे सब इत्र पुराने हो गए हैं। मुझे अब वो खुशबू चाहिए जो मैंने पहले कभी महसूस ना की हो। बेटी, तुम क्या कह रही हो? बाबा, मुझे सबसे नायाब खुशबू चाहिए। शहजादी के इसरार के बाद पूरी सल्तनत में ये ऐलान करवा दिया गया कि जो भी शहजादी के लिए ऐसी नायाब खुशबू लेकर आएगा जिसे उसने पहले कभी महसूस न किया हो, उसे शहजादी के वज़न से 10 गुना ज़्यादा सोना इनाम में दिया जाएगा। देखते ही देखते इस ऐलान की खबर दूर दूर के इलाकों और मुल्कों तक फैल गई। इतने बड़े इनाम का सुनकर बेशुमार लोग नायाब खुशबू की तलाश में निकल पड़े। कुछ ही अरसे में दूर दूर से लोग कीमती इत्र, परफ्यूम और तरह तरह की नायाब खुशबुएं लेकर गुलाब नगर पहुंचने लगे। हर शख्स को यकीन था कि उसकी लाई हुई खुशबू शहजादी ने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। मगर रोज़मेरी एक एक करके तमाम खुशबुएं आजमाती गई और हर बार उसे यही महसूस हुआ कि वो इन सब खुशबुओं से पहले ही वाकिफ़ है। किसी के लाए हुए इत्र में ऐसी कोई नई बात न थी जो उसे हैरान कर सकती। दिन गुजरते गए, लोग आते रहे और नई नई खुशबुएं पेश करते रहे, मगर रोज़मेरी की तलाश ख़त्म न हुई। यूँ लगने लगा था जैसे दुनिया की हर खुशबू उस तक पहले ही पहुँच चुकी हो और जिस नायाब खुशबू की उसे तलाश थी शायद वो इस दुनिया में मौजूद ही न हो। मगर जितनी ज़्यादा खुशबुएं उसके सामने पेश की जाती, रोज़मेरी की बेचैनी उतनी ही बढ़ती जाती। अब ये सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं रही थी, बल्कि एक ऐसी जिद बन चुकी थी जिसे पूरा किए बगैर वो चैन से बैठने वाली नहीं थी। कुछ दिन बाद एक बेहद हसीन नौजवान, जो देखने में शहजादों से भी बढ़कर लगता था, हाथ में परफ्यूम की एक खूबसूरत सी बोतल लिए शहजादी के पास आया। उसने खामोशी से वो परफ्यूम शहजादी को दिया और वहां से चला गया। शहजादी ने जैसे ही उस परफ्यूम की खुशबू को महसूस किया, वो उसमें खो गई। ऐसी नायाब और दिलकश खुशबू उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। अगले दिन जब इनाम देने के लिए उस नौजवान का इंतज़ार किया गया तो वो वापस ना आया। बादशाह और शहजादी दोनों हैरान थे कि कोई इतना बड़ा इनाम कैसे छोड़ सकता है। शहजादी दिन भर परफ्यूम की वो बोतल लिए बैठी रहती और सोचती कि आखिर ये परफ्यूम कहाँ से आया, इसे किसने बनाया और वो पुरअसरार नौजवान आखिर कौन था। परफ्यूम मिलने के बाद शहजादी की बेकरारी ख़त्म होने के बजाय तजस्सुस में बदल गई। उसने अपने शाही कारिंदों से उस परफ्यूम के बारे में पता लगवाया, मगर कोई भी उसके बारे में कुछ न बता सका। आखिरकार शहजादी ने फैसला कर लिया कि वो खुद उस नौजवान को तलाश करेगी। परफ्यूम के राज के साथ साथ वो उस हसीन और पुरअसरार नौजवान की तरफ भी खिंचती जा रही थी। बादशाह ये सब देखकर बहुत परेशान था। उसने अपने सबसे करीबी वजीर के बेटे को बुलवाया, जो शहजादी का बचपन का दोस्त था, ताकि वो उसे समझाए और इस जिद से बाज रखे। मगर शहजादी ना मानी। शहजादी, आप खुद को खतरे में न डालें। अमान,
तुम्हें अगर मैंने दोस्त कहकर इज्जत दे दी है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझ पर हुक्म चलाओ। गुलाम हो तुम, वही बनकर रहो। शहजादी, मैं आपका भला चाहता हूँ बस। मैं जानती हूँ कि क्या सही है और क्या गलत। शहजादी जानती थी कि अमान उसे जाने से रोकने की कोशिश करेगा, इसलिए उसने बादशाह को बताए बगैर अमान को कैद करवा दिया। उसी रात किसी को खबर किए बगैर शहजादी अपने घोड़े पर सवार होकर महल से निकल गई। उसके पास सिर्फ वो परफ्यूम था जिसके जरिए वो उस पुरअसरार नौजवान तक पहुंचना चाहती थी। शहजादी खुद भी नहीं जानती थी कि वो ये सब क्यों कर रही है। परफ्यूम की खुशबू और उस पुरअसरार शख्स के सहर में वो इस कदर खो चुकी थी कि उसे किसी अंजाम की परवाह नहीं रही थी। एक सुनसान जंगल के बीच पहुंचते ही अचानक मौसम बिगड़ने लगा। तेज तूफान उठा और उसका घोड़ा बेकाबू हो गया। शहजादी घोड़े से नीचे जा गिरी और उसके हाथ से परफ्यूम की बोतल छूटकर जमीन पर टूट गई। जैसे ही परफ्यूम जमीन पर बिखरा, उसमें से एक तेज रोशनी निकलने लगी। उस रोशनी के अंदर शहजादी को एक दूसरी दुनिया का रास्ता दिखाई दिया, जहां दूर परियां रक्स कर रही थीं। शहजादी हैरत से उस मंजर को देखती रही। जैसे ही उसने रोशनी को छुआ, एक ताकत उसे अपनी तरफ खींचने लगी। अगले ही लम्हे शहजादी उस रोशनी के अंदर खिंचती चली गई और जंगल से गायब हो गई। रोज मैरी अब एक ऐसे बाग में मौजूद थी जो किसी और ही दुनिया का हिस्सा था। वो बाग बेहद हसीन और दिलकश था। वो हैरत से इधर उधर देखती रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे चलने लगी। कुछ देर चलने के बाद अचानक उसकी नज़र सामने पड़ी तो वो वही ठटक कर रह गई। उसके सामने एक परीजाद शहजादा तख्त पर बैठा था और उसके सामने परियां रक्स कर रही थीं। रोज़मेरी ने जब उसे गौर से देखा तो उसकी हैरत की इंतहा न रही। वो वही पुरअसरार शख्स था जो उसके लिए वो परफ्यूम लेकर आया था। उस शहजादे की नज़र जैसे ही रोज़मेरी पर पड़ी, वो हैरत से उसके पास आया और पूछा कि वो यहाँ कैसे पहुंची। रोज़मेरी ने बताया कि वो उसी की तलाश में यहाँ आई है, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि वो अचानक कहाँ गायब हो गया था और अब वो उससे मोहब्बत करने लगी थी। शहजादी, तुम चांदनी फूल की रोशनी से यहाँ तक आई हो। वो परिस्तान के एक शाही फूल का इतर था, मगर तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। शहजादी, जो तुम चाहती हो वो नामुमकिन है। अगर ऐसा नहीं था तो तुम वो परफ्यूम क्यों लाए थे? मेरा गुजर इंसानी दुनिया से हुआ था और मैंने लोगों को कहते सुना था कि कोई बेहद खूबसूरत शहजादी है जो एक ऐसी नायाब खुशबू ढूंढ रही है। मैं तुम्हें देखना चाहता था। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मेरी माँ तुम्हें कभी कबूल नहीं करेगी। वो इंसानों को हमारे काबिल नहीं समझती। ये सब क्या हो रहा है? मलका सबीन ने रोज़मेरी से कहा, अगर तुम शहजादा जवार से शादी करना चाहती हो तो तुम्हें मेरे 3 इम्तिहान देने होंगे। अगर तुम तीनों इम्तिहानों में कामयाब हो गई तो मैं तुम्हें शहजादा जवार के लिए कबूल कर लूंगी। तुम्हारा पहला इम्तिहान बर्फानी पहाड़ों में रहने वाले बर्फानी ड्रैगन से उसका नैला बर्फानी दिल हासिल करना है। तुम्हें उसे मारे बगैर वो दिल मेरे पास लाना होगा। मैं ये कैसे करूंगी? ये तुम्हारा काम है। मलका सबीन का पहला इम्तिहान सुनकर रोज़मेरी परेशान तो हुई, मगर अब पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। शहजादा जवार को पाने के लिए उसे हर हाल में ये इम्तिहान पूरा करना था। वो बर्फानी पहाड़ों का सफ़र करते हुए एक दुयो वैकल गार तक जा पहुंची। जैसे जैसे वो गार के अंदर आगे बढ़ रही थी, चारों तरफ फैली खामोशी और सर्दी बढ़ती जा रही थी, मगर अचानक उसके कदम वहीं रुक गए। उसके सामने एक इंतहाई दियो वैकल बर्फानी ड्रैगन गहरी नींद सो रहा था। एक लम्हे के लिए रोज़मेरी की सांस जैसे थम सी गई। वो निहायत एहतियात से दबे कदमों आगे बढ़ने लगी। तभी उसकी नज़र गार के एक कोने में चमकती हुई नीली रोशनी पर पड़ी। वही नीला बर्फानी दिल था। रोज़मेरी आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब पहुंची। उसने एक बार पलटकर सोए हुए ड्रैगन को देखा, फिर हाथ बढ़ाकर बर्फानी दिल उठा लिया, मगर दिल के अपनी जगह से हटते ही ड्रैगन की आंख खुल गई। रोज़मेरी ने एक लम्हा भी ज़ाया ना किया और बर्फानी दिल को मजबूती से थामे गार से बाहर निकलने के लिए भागने लगी। ड्रैगन भी उसके पीछे लपका और उस पर यके बाद दीगरे बर्फानी वार करने लगा। शहजादी खुद को बचाती रही। ड्रैगन उसका पीछा करता रहा, मगर रोज़मेरी किसी तरह गार से बाहर निकलने में कामयाब हो गई। ड्रैगन से बचते बचते रोज़मेरी एक बर्फानी चट्टान के अंदर जाकर छुप गई और ड्रैगन उसे ढूंढ न सका। रोज़मेरी बर्फानी दिल हासिल करके मलका सबीन के पास ले आई और उसे मलका के हवाले कर दिया।
मलका ने तंजिया अंदाज में उसकी तरफ देखा और उसे अगले इम्तिहान के बारे में बताया। रोजमेरी, एक इम्तिहान तुमने पास कर लिया। दूसरे के लिए तुम्हें परिस्तान के अंधे कले में जाना होगा, जहां एक खतरनाक सांप नागमणि की हिफाजत करता है। अगले इम्तिहान को पूरा करने के लिए रोजमेरी परिस्तान के उस हिस्से की तरफ रवाना हुई जहां जाने की कोई हिम्मत नहीं करता था। वहीं अंधेरों में घिरा एक पुरअसरार किला मौजूद था, जिसे अंधा किला कहा जाता था। रोजमेरी किले के करीब पहुंची तो उसका दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। उसने हिम्मत की और मुहतात कदमों से किले के अंदर दाखिल हो गई। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती रही, यहाँ तक कि उसकी नज़र एक खतरनाक सांप पर पड़ी, जिसके करीब नागमणि चमक रही थी। रोजमेरी फौरन एक टूटे हुए सतून की आड़ में छुप गई और नागमणि तक पहुंचने का रास्ता देखने लगी, मगर उसकी जरा सी आहट ने सांप को खबरदार कर दिया। सांप ने उसे देखते ही गुस्से से फुंकार मारी और उसकी तरफ लपका। रोजमेरी ने फौरन अपनी तलवार निकाली और उसका मुकाबला करने लगी। वो कभी सांप के वार से बचती और कभी तलवार से उस पर वार करती। लड़ाई के दौरान सांप का भारी जिस्म एक बोसीदा सतून से जा टकराया। जोरदार टक्कर से सतून टूटकर सांप के जिस्म पर आ गिरा और वो भारी पत्थरों के नीचे फंस गया। रोजमेरी फौरन एक दूसरे सतून की आड़ में छुप गई और अपने हाथों से सर को ढांप लिया। सांप दर्द से फुंकारता हुआ खुद को पत्थरों से आजाद करने की कोशिश करने लगा। यही मौका देखकर रोजमेरी तेजी से नागमणि की तरफ बढ़ी और उसे उठा लिया। अपना दूसरा इम्तिहान भी कामयाबी से पूरा करके वो महल वापस पहुंची और नागमणि मलका सिबीन के सामने पेश कर दी। रोजमेरी को एक बार फिर कामयाब देखकर मलका सिबीन के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कुराहट उभर आई। तीसरे इम्तिहान के बारे में सुनकर रोजमेरी बहुत परेशान हो गई, क्योंकि इस बार ना तो कामयाबी आसान नजर आ रही थी और ना ही जिंदा बचकर वापस आना। इस सब के साथ उसे ये ख्याल भी अंदर ही अंदर तोड़ रहा था कि जिसके लिए वो ये सब कुछ कर रही थी, उसे तो उसकी कोई परवाह ही नहीं थी। वो अपनी ऐशो इशरत में खुश था, जबकि रोजमेरी अपनी मोहब्बत के हाथों बेबस थी। आपने शहजादी को वहां क्यों भेजा है? कहीं तुम उसे पसंद तो नहीं करने लगे? आप जानती तो हैं जवार किसी पे नहीं मरता, लोग जवार पे मरते हैं, और आपने उसे वाकई ही मरने भेज दिया है। मलका सिबीन ने रोजमेरी को मौत की वादी भेज दिया था, एक ऐसी खौफनाक जगह जहां से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं आया था। कहा जाता था कि इस वादी में हजारों मुर्दा चुड़ीलें काले ताज की हिफाजत करती थीं। रोजमेरी सफर करती हुई मौत की वादी की तरफ बढ़ने लगी, जो अपने नाम से भी कहीं ज्यादा खौफनाक थी। डरते डरते जैसे ही वो वादी में दाखिल हुई, स्याह धुंध में छुपे मुर्दा साए उसके पीछे आने लगे। वो जूं जूं आगे बढ़ती गई, काली चिड़ेलें धुंध से निकलकर उसके करीब आती गई, यहाँ तक कि उन्होंने चारों तरफ से उसे घेर लिया। उनकी खौफनाक आवाजें उसे बार बार पीछे मुड़ने पर मजबूर कर रही थीं, मगर रोजमेरी ने एक बार भी पीछे मुड़कर ना देखा। तभी उसकी नजर दूर पड़े हुए काले ताज पर पड़ी। वो तेजी से ताज की तरफ बढ़ी, मगर चुड़ैलें भी उसके मजीद करीब आने लगीं। खौफ के आलम में रोजमेरी तेजी से भागी, ताज तक पहुंची और उसे उठा लिया, मगर वापस जाने के लिए मुड़ते हुए, जिसकी कीमत उसे बहुत भारी चुकानी थी, उसकी नजर चुड़ैलों पर पड़ गई। इसी लम्हे चुड़ैलों की सुर्ख आंखें खौफनाक रोशनी से चमक उठी और अपनी पुरअसरार ताकत से उन्होंने रोजमेरी की आंखों की बीनाई छीन ली। काला ताज तो रोजमेरी के हाथ में आ चुका था, मगर उसकी बीनाई जा चुकी थी। काले ताज की वजह से चुड़ैलें रोजमेरी को मार तो ना सकी, मगर उसकी बीनाई छीनकर उसे लाचार कर दिया। रोजमेरी समझ गई थी कि मलका ने उसके साथ चाल चली है। उसने जानबूझकर उसे मौत की वादी में भेजा था। बीनाई खो देने के बाद रोजमेरी बेबसी से रास्ता तलाश करती हुई चलने लगी, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ जाए। उसी वक्त अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बेबसी के आलम में वो वहीं जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उस लम्हे उसे अपनी की हुई गलतियां और दूसरों के साथ किया गया अपना सलूक याद आने लगा। उसे याद आया कि वो कितनी जिद्दी थी, अपनी पसंद की चीज हासिल किए बगैर कभी पीछे नहीं हटती थी। फिर उसे याद आया कि उसका अपने महल के खादिमों के साथ सलूक कितना बुरा रहा था, और सबसे बढ़कर उसे अमान याद आया, जो बचपन से उसके साथ था और उसके लिए सच्चे जज्बात रखता था।
मगर रोज़मेरी उसी की मोहब्बत को ठुकरा कर यहाँ तक आ पहुंची थी। शहजादी रोज़मेरी उसी आलम में बैठी सोच रही थी कि अब वो क्या करे। उसी वक्त उस वीरान वादी के ऊपर से एक परी उड़ती हुई गुजरी। उसने नीचे एक लड़की को काला ताज लिए बैठी देखा तो फौरन उसके पास आ गई। परी ने हैरानी से पूछा कि ये सब क्या हुआ है। परी के पूछने पर रोज़मेरी ने रोते हुए उसे अपनी सारी कहानी सुना दी। मेरा नाम शीजा है और मैं इस वादी की निगरान हूँ ताकि यहाँ कोई ना आ सके। मगर तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे अब सब समझ आ रहा है। मुल्का ने मुझे आज क्यों बुलवाया था, ताकि वो तुम्हें यहाँ भेज सके। मलका सबीन एक जालिम मलका है, मगर तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हें इस परेशानी से बाहर निकालूंगी। ये कहकर शीजा परी ने अपने हाथों से जादू किया और अपने दोनों हाथ रोज़मेरी की आंखों पर रख दिए। जादू का असर होते ही रोज़मेरी की खोई हुई बीनाई वापस आ गई और वो एक बार फिर सब कुछ देखने लगी। शहजादी ने परी का शुक्रिया अदा किया। फिर शेजा परी ने एक बार दोबारा अपने हाथों से जादू किया और एक जादुई सुरमा निकालकर शहजादी को दे दिया। शहजादी ने वो सुरमा अपनी आंखों में लगाया, जिसके बाद शेजा परी वहां से उड़कर चली गई। शीजा परी शहजादी को एक ऐसा जादुई सुरमा दे गई थी जिसे लगाने के बाद शहजादी जिसे भी आंख भरकर देखती वो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता। शहजादी चलती हुई महल की तरफ जाने लगी। महल के बाग से गुजरते हुए शहजादा जवार की नज़र उस पर पड़ी और वो उसी लम्हे उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। वो फौरन शहजादी के पास आया, मगर शहजादी बगैर कुछ कहे वहां से जाने लगी तो शहजादा जवार ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। मैं तुम्हारी हर शर्त पूरी करूंगा। रोज़मेरी समझ गई थी कि ये सब उस जादुई सुरमे का असर है, मगर अब उसके दिल की ख्वाहिश पूरी होने का वक्त आ चुका था। मलका ने जब रोज़मेरी को जिंदा देखा तो वो गुस्से से पागल हो गई। उसने रोज़मेरी का हाथ पकड़ा और उसे महल से निकालने लगी, मगर उसी लम्हे शहजादा जवार ने सिपाहियों को हुक्म दिया और मलका को गिरफ्तार करके कैद कर दिया गया। महल में शादी की तैयारियां जोरों शोर से होने लगी। पूरे परिस्तान को आबोताब से सजाया गया। रोज़मेरी शादी के जोड़े में बेहद हसीन लग रही थी, जबकि शहजादा जवार भी बेहद खुशी से शादी के लिए तैयार हो रहा था। तमाम शाही मेहमान महल में जमा हो चुके थे और शादी की तकरीब शुरू होने ही वाली थी। जब शहजादा जवार रोज़मेरी को लेने उसके कमरे में पहुंचा तो वहां रोज़मेरी मौजूद ही नहीं थी। कमरे में सिर्फ एक खत पड़ा था। जवार ने जैसे ही वो खत उठाकर पढ़ा, वो सदमे से वहीं बैठ गया, क्योंकि रोज़मेरी जा चुकी थी। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती और तुम्हारा अब ये पछतावा ही तुम्हारी उम्र भर की सजा है। रोज़मेरी काले ताज की मदद से महल वापस आ गई, क्योंकि वो कोई मामूली ताज नहीं था, कहीं भी जाने की ताकत रखता था। बादशाह अपनी बेटी को जिंदा देखकर बहुत खुश हुआ। जब रोज़मेरी ने अमान के बारे में पूछा तो बादशाह ने बताया कि वो महल छोड़कर चला गया था। उसका कहना था कि उसकी इज्जत नफ्स उसे इस ऐशो इशरत से ज्यादा अजीज है। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। शहजादी ये सुनकर बहुत गमज़दा हो गई। उसे याद आया कि उसने तो अपने ही हाथों से अमान को खुद से दूर किया था। शहजादी, आप मेरे बारे में गलत समझ रही हैं। मैं सब समझती हूँ तुम मेरे लिए क्या जज्बात रखते हो, मगर तुम्हारी औकात नहीं कि तुम मुझसे शादी कर सको। कुछ दिन ऐसे ही गुजरे तो शहजादी को याद आया कि अमान ने किसी गांव का बताया था जहां उसका आबाई घर था, तो शहजादी ने वहां जाने का फैसला किया। शहजादी अपनी बग्घी में सवार होकर अमान के गांव जा पहुंची। वहां पहुंचकर वो काफी देर तक गांव की गलियों में अमान को तलाश करती रही और फिर अचानक उसकी नजर अमान पर पड़ी, जो सामने से गुजर रहा था। दोनों एक दूसरे के करीब आए तो शहजादी ने अमान के सामने अपने दिल का हाल बयान कर दिया और कहा कि वो उससे शादी करना चाहती है। शहजादी की ये बात सुनकर अमान की खुशी की कोई हद न रही और यूं दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं और ज़ीमी फेरी टेल्स को लाजमी सब्सक्राइब करें। और सबसे अहम बात, ज़ीमी फेरी टेल्स की मेंबरशिप अब लाइव है। अगर आप कस्टमाइज स्टोरीज बनवाना चाहते हैं तो बहुत लो रेट्स में ज्वाइन करें।